एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी सीरीज का एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहने वाला है अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हमने सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। दोस्तों, जब हम संविधान में बात करते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उनका प्रावधान कहाँ किया गया है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 6 में, भारतीय संविधान के भाग 6 में और अध्याय 6 में इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर है? किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? और जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 233 से लेकर के आर्टिकल 237 तक यानी कि अनुच्छेद 223 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक आपको किसके प्रावधान देखने को मिलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय के प्रावधान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अधीनस्थ न्यायालय के कार्य, शक्तियां और जो क्षेत्राधिकार का जो निर्धारण किया जाता है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं तो हमने देखा कि संविधान के भाग 6 में, भाग 6 की कौन सा अध्याय में? अध्याय 6 में। यहाँ से एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भाग 6 के अध्याय 6 में और अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 233 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक आपको क्या देखने को मिलते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के बारे में प्रावधान मिलते हैं। और इसके अलावा इन कोर्ट्स के जो शक्तियां हैं, कार्य हैं या क्षेत्राधिकार की जब हम बात करते हैं वो किन के द्वारा भी निर्धारित किया जाता है? वो निर्धारित किया जाता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो दोस्तों अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 के बीच में की गई है। और यह जो भाग है वो किस भाग में पाया जाता है? भाग 6 का हिस्सा है। और भाग 6 के कौन से पार्ट में पाया जाता है दोस्तों? पार्ट 6 में। ये सब आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन सकते हैं। इसके अलावा इन न्यायालयों की अधिकारिताएं और शक्तियां और कार्य मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होती हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। अब हेडिंग डालते हैं हम अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। दोस्तों जब हम अधीनस्थ न्यायपालिका के ढांचे की बात करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब हमने देखा था कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। ठीक है, कैसी व्यवस्था है न्यायपालिका की? एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। और जिसके शीर्ष पर कौन सा कोर्ट बैठा रहता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे इस व्यवस्था में शीर्ष पर है। उसके नीचे यानी कि अधीनस्थ आपको कौन सा कोर्ट देखने को मिलता है? हाई कोर्ट, जो कि राज्यों का प्रमुख न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो न्यायपालिका के सबसे शीर्ष का न्यायालय है और देश का सबसे प्रमुख न्यायालय है। जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट कहाँ का प्रमुख न्यायालय है? अपने राज्यों का। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के अपने क्षेत्राधिकार में लिए हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? यानी कि एक से अधिक राज्यों के भी कई राज्यों के भी एक हाई कोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जब हम हाई कोर्ट से नीचे बात करते हैं, इनके अधीनस्थों की बात करते हैं तो इनके अधीनस्थों को क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। क्लियर है? और इस प्रकार से दोस्तों एक हायरार्की बन जाती है आपकी, जिसके शीर्ष पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और उसके बाद कौन सा न्यायालय मिलता है आपको? हाई कोर्ट। और उसके बाद कौन सा न्यायालय मिलता है आपको? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलकर के क्या बनाते हैं? हायर जुडिशरी का निर्माण करते हैं, यानी कि उच्चतर न्यायपालिका का निर्माण करते हैं। क्लियर है? और जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं इनमें भी एक हायरार्की रहती है, इनके भी अधीनस्थ कई सारे न्यायालय रहते हैं। और सारे के सारे जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? लोअर जुडिशरी का निर्माण करते हैं। दोस्तों
हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से कोर्ट मिलाकर हायर जुडिशरी का निर्माण करते हैं और कौन से कोर्ट मिलाकर लोअर जुडिशरी का निर्माण करते हैं। क्लियर है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पर जो अधिकार होता है वो न्यायिक दृष्टि से तो पूर्ण रूप से रहता है, जबकि जब प्रशासनिक दृष्टि से बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। क्लियर है। और वहीं जब हम हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो न्यायिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से हाई कोर्ट किसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसकी कार्य प्रणाली को नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ न्यायिक दृष्टि से हस्तक्षेप कर सकता है, कहाँ पर, हाई कोर्ट में। प्रशासनिक दृष्टि से कोई भी यहाँ पर इंटरफेयर नहीं हो सकता, कोई भी नियंत्रण नहीं हो सकता। जबकि हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट पर क्या कर सकता है, न्यायिक दृष्टि से भी उसको उस पर प्रभाव डाल सकता है और प्रशासनिक दृष्टि से भी उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपका लोअर जुडिशरी बनाते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की यदि बात करते हैं कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है, उनकी हायरार्की क्या रहती है, उस पर यदि हम बात करें दोस्तों, तो राज्यों का जो सबसे प्रमुख न्यायालय है वो कौन सा न्यायालय कहलाता है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहलाता है। और दोस्तों जब हम राज्य के प्रमुख न्यायालय की बात करते हैं तो हाई कोर्ट होता है, और जब हम जिले के प्रमुख न्यायालय की बात करते हैं, यानी कि जिले पर जो सबसे टॉप का न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, वो कौन सा होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। क्लियर है दोस्तों। आपने हर किसी जिले में पढ़ा होगा। यदि हम ग्वालियर की भी एग्जांपल लेकर के चलते हैं, तो जब हम ग्वालियर कोर्ट में जाते हैं, ग्वालियर न्यायालय में जाते हैं, तो हम वहाँ पर देखते हैं एक लंबा शब्द लिखा रहता है, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो दोस्तों बिल्डिंग एक ही होती है, केवल कार्य के प्रकृति के आधार पर क्या किया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। यदि वहाँ पर यानी कि किसी कोर्ट में सिविल मामलों की सुनवाई की जाती है, यानी दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती है या व्यवहारिक मामलों की सुनवाई की जाती है, तीनों एक ही है। दीवानी जो शब्द है वो मुस्लिम भाषा का शब्द है, और जो व्यवहारिक शब्द है वो सामान्यतः हिंदी भाषा का शब्द माना जाता है। तो दोस्तों ऐसे न्यायालय जहाँ पर किसकी सुनवाई की जाती है, सिविल, दीवानी या व्यवहारिक मामलों की सुनवाई की जाती है, उन न्यायालयों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर है। और जिन न्यायालयों में आपराधिक या क्रिमिनल या फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती है, उन न्यायालयों को क्या कहा जाता है, सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है और सेशन कोर्ट यानी कि सत्र न्यायालय क्या होता है। दोनों दोस्तों एक ही बिल्डिंग में होते हैं, यहाँ तक कि न्यायाधीश भी एक ही होता है। जब कोई न्यायाधीश किसी सिविल केस को सुनता है तो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। क्लियर दोस्तों। और वहीं जब वो आपराधिक मामले सुनता है यानी कि क्रिमिनल केसेस सुनता है तो वो सेशन जज कहलाता है। क्लियर है। एक ही व्यक्ति अलग अलग केस के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये दोस्तों क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों जब हम इसके हायरार्की की बात करते हैं तो जिला एवं सत्र न्यायालय किसी भी जिले का सबसे टॉप का न्यायालय होता है, और जहां पर दीवानी मामले सुने जाते हैं वहां पर उस न्यायालय को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि सिविल मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय जिले में कौन होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है। अब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हम बात करते हैं, जिला न्यायालय में बात करते हैं, तो इसमें भी हायरार्की रहती है। एक जिला न्यायाधीश के नीचे आपका जो अधीनस्थ कोर्ट होता है वो किसका होता है, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय होता है। ठीक है ना। जिला न्यायालय के नीचे कौन सा होता है, आपका वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। इसके अधीनस्थ में कौन सा न्यायालय होता है, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। और उसके अधीनस्थ में कौन सा न्यायालय होता है दोस्तों, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। ठीक है। ये कहाँ की हायरार्की आपकी, सिविल जजेस की, सिविल जो भी केसेस होते हैं उनकी हायरार्की हमने देखी है। तो सबसे ऊंचा सबसे टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसके बाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, उसके अधीनस्थ में कौन हो रहा है, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय,
और उसके अधीनस्थ में क्या होता है, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। दोस्तों यहाँ पर जो मुंसिफ कोर्ट होते हैं वो 2000 से लेकर के 5000 तक के केस सुन सकते हैं, और जबकि हम वरिष्ठ सिविल न्यायालय या प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय की बात करते हैं, इनको कहीं पर आपको अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय भी कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। दोस्तों ये 5000 से लेकर के 20000 तक के मामले सुन सकते हैं, और इसके ऊपर के मामले कहाँ सुने जाते हैं, जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। वहीं जब हम बात करते हैं आपराधिक पक्ष के बारे में यानी क्रिमिनल केसेस के बारे में, तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचा न्यायालय होता है, टॉप मोस्ट जिले का जो न्यायालय होता है उसको क्या कहा जाता है, सेशन कोर्ट कहा जाता है। क्लियर है, जो क्रिमिनल केसेस सुनता है वो कौन सा न्यायालय होता है, सेशन कोर्ट। यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, स्पष्ट होना चाहिए कि क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं और सिविल केसेस क्या होते हैं। मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर्स में भी समझाया हुआ है। ऐसे मामले जो प्रॉपर्टी से संबंधित होते हैं, डाइवोर्स यानी कि पारिवारिक मामले होते हैं, या फिर लैंड यानी कि जमीनी विवाद होते हैं, ऐसे मामलों को क्या कहा जाता है, सिविल केसेस कहा जाता है कि दीवानी मामले कहा जाता है। इसमें जो केस फाइल किया जाता है वो दोस्तों कंपनसेशन प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्लियर है। और वहीं जब हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं तो इसमें आपराधिक मामलों को शामिल किया जाता है, जैसे कि लूट, डकैती, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसे कई प्रकार के जो गंभीर केसेस होते हैं, गंभीर मामले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आपराधिक मामला यानी कि क्रिमिनल केसेस या फौजदारी मामले कहे जाते हैं। तो फौजदारी मामले कहाँ सुनवाई होती है, सेशन कोर्ट में होती है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर सेशन कोर्ट की मैंने एक हायरार्की बना रखी है, उसको हम समझते हैं क्या है। दोस्तों सेशन कोर्ट में मुख्यतः 3 प्रकार के जज बैठते हैं। ठीक है, सेशन कोर्ट में कितने प्रकार के जज, 3 प्रकार के। एक होता है आपका सेशन जज, एक होता है एडिशनल सेशन जज, और एक होता है असिस्टेंट सेशन जज। क्लियर है, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। अब दोस्तों इन फर्क समझते हैं इनमें क्या है। जब हम सेशन जज की बात करते हैं तो दोस्तों ये कैपिटल पनिशमेंट देने की पावर रखता है और अनलिमिटेड फाइन लगाने की पावर अपने आप में रखता है। क्लियर है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मृत्यु दंड, यानी कि हाईएस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, दंड दे सकते हो, मृत्यु दंड दे सकते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। तो जो सेशन जज होता है वो क्या करता है, कैपिटल पनिशमेंट देने की पावर रखता है। दोस्तों इसके सहयोग के लिए किसको नियुक्त किया जाता है, एडिशनल सेशन जज को नियुक्त किया जाता है। सेशन जज को सहयोग देने के लिए एडिशनल सेशन जज का प्रयोग को नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ हमको समझनी है, इसको भी वही पावर होती है जो सेशन जज को होती है, यानी कि जो एडिशनल सेशन जज है वो भी क्या कर सकता है, कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है और अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है। क्लियर है। तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर दोनों के लिए एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, कि चाहे सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज हो, अगर इन्होंने किसी अपराधी को कैपिटल पनिशमेंट दी है यानी कि सुनाई है, तो उस कंडीशन में उसको दंड तभी दिया जाएगा जब हाईकोर्ट उसकी पुष्टि कर देगा। क्लियर है। जब तक हाईकोर्ट उसकी पुष्टि नहीं करेगा तब तक वो दंड दिया नहीं जाएगा, यानी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। क्लियर है। और दोस्तों इसके बाद सेशन कोर्ट में एक जज बैठता है, उसको कहा जाता है असिस्टेंट सेशन जज। क्लियर है, असिस्टेंट सेशन जज। जब हम असिस्टेंट सेशन जज की बात करते हैं तो ये 10 साल तक की सजा और अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है। ठीक है, यानी कि जो असिस्टेंट सेशन जज है उसको कितनी साल तक की सजा देने की पावर है, 10 साल तक, और अनलिमिटेड फाइन क्या कर सकता है, ये लगा सकता है। तो दोस्तों आपको सेशन जज क्लियर हुआ, एडिशनल सेशन जज क्लियर हुआ और असिस्टेंट सेशन जज क्लियर हुआ। ठीक है। अब जब हम सेशन कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं, यानी कि जो आपराधिक न्यायालय या सेशन कोर्ट्स के अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं, तो इसके ऊपर आता है आपका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, यानी कि सेशन कोर्ट्स के अधीनस्थ क्या आएगा, सबसे पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, जिसको दोस्तों चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। क्लियर है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको 7 साल की सजा देने का अधिकार होता है। ठीक है, मतलब 7 साल तक की क्या कर सकता है, ये सजा देने की पावर रखता है।
और फाइन की बात करें तो ये भी अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है। क्लियर है? कौन? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। जब हम इसके अधीनस्थ बात करते हैं यानी कि सीजेएम के अधीनस्थ बात करते हैं तो आता है आपका प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय इसको कहा जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसकी बात जब हम करते हैं दोस्तों यानी कि प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी की जब हम बात करते हैं तो ये 3 साल तक की सजा लगा सकता है, दे सकता है और 10,000 तक का फाइन लगा सकता है। क्लियर है? तो जो प्रथम श्रेणी का न्यायालय है वो कितना रुपए का फाइन लगा सकता है? 10,000 रुपये का। और कितनी साल की अधिकतम सजा दे सकता है? 3 साल की। ठीक है, और वहीं जब हम द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी न्यायालय की बात करते हैं यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात करते हैं तो ये 1 साल तक की सजा दे सकता है और 5,000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये पूरी हायरार्की हमने समझी कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का रहता है और ये जो सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके मिलकर के लोअर जुडिशरी कहलाते हैं, जिनके प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही दृष्टि से किसके अंडर में होते हैं? हाई कोर्ट के अंडर में होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। जब हेडिंग डाल लीजिए अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबसे पहले समझते हैं इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौन होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कौन होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिला न्यायाधीश किसी भी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। यह सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों में अधिकारिता रखता है। तो दोस्तों जिले लेवल पर हम बात करें तो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? आपका जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। यह सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों पर अपना क्या रखता है? अधिकारिता रखता है, जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। जब वह सिविल मामले देखता है तो उसे जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। और जब वह आपराधिक मामलों को देखता है तो इस दौरान वह सत्र न्यायाधीश यानी कि सेशन जज कहा जाता है। ठीक है, यह जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति रखता है। दोस्तों जिस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा था कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं, उसी प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश है वो क्या कर सकते हैं? अपने हायरकी में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका निरीक्षण करने की शक्ति रखते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर हम बात करते हैं जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। जब हम जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो दोस्तों जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पद स्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो जजों की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जबकि आपका हाई कोर्ट या हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पर किसके द्वारा की जाती थी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। यदि हम कहें हायर जुडिशरी में किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और लोअर जुडिशरी में किसके द्वारा की जाती है? सामान्यतः तो राज्यपाल के द्वारा। क्लियर है? यहाँ पर हमको आगे क्या देखना है कि वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है उसमें निम्न योग्यता का होना चाहिए। सबसे पहला तो भारत का नागरिक हो, उसके अलावा वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, या फिर वो चाहे स्टेट जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो। ठीक है, यानी कि वो अधिवक्ता के रूप में कितने साल काम कर चुका हो? कम से कम 7 वर्ष काम कर चुका हो और उस उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसका नाम रिकमेंडेड किया हो, यानी कि नियुक्ति की सिफारिश की हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा? जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जब हम दोस्तों बात करते हैं तो राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है। क्लियर है? राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है।
किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर यदि वो जिला न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को न्यायिक सेवा में नियुक्त करना चाहता है तो राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसको किससे परामर्श चाहिए होगा, चाहे आपका दोनों ही है इसमें, यहाँ पर लोक सेवा आयोग और उसके अलावा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही उसकी नियुक्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे हमको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। और जो हमने शुरुआत में यहाँ पर चार्ट के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे इस चार्ट को पूरे क्रम को बना लेना। अधीनस्थ न्यायालय का संरचना क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, अधीनस्थ न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्राधिकार। और जो मैंने शुरू में इसको समझाया था पूरा क्रम, इसको एज इट इज आप नोट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्राधिकार की जब हम बात करते हैं तो राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं अन्य शर्तें या शर्तों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों किसी न्यायिक सेवा की हम बात करें, कौन से अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं की बात करें, यानी कि लोअर जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो उनकी संगठनात्मक रचना, अधिकार क्षेत्र और अन्य शर्तें का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्यों के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हर राज्य में ये व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जा रहा है, राज्यों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें, हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनकी प्रकृति भिन्न हो सकती है, जिसके बारे में भी हमने समझा था। फिर भी सामान्य रूप से हाईकोर्ट के नीचे के दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के 3 स्तर होते हैं। क्लियर है, कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, जिन्हें चित्र में दर्शाया गया है। और यहाँ पे हमने चित्र बनाई दिए हैं। सिविल न्यायालय के नीचे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे हम बात कर रहे हैं तो 3 स्तर कौन कौन से हैं, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय और मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। और वहीं जब हम सेशन कोर्ट की बात करते हैं तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय और द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। क्लियर है, कम से कम आपको यहाँ पर 3 स्तर देखने को मिलते हैं। किस किस के, सिविल केसेस के भी देख लिए हमने और क्रिमिनल केसेस के भी देख लिए, यानी कि दीवानी मामलों के भी देख लिए और फौजदारी मामलों के लिए भी देख लिए। क्लियर है दोस्तों। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उससे सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं, यानी कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी होता है इसके पास, यानी आप सीधे यहाँ पर भी केस लेके आ सकते हो जो एक सीमा से अधिक राशि के हो। क्लियर है। उसके अलावा अपराध ये कैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है, यहाँ पे हमको याद रखनी है, ठीक है। मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों ही इसको प्राप्त होते हैं। जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है, यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्या होता है, सेशन जज भी होता है। जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जब वह फौजदारी मामले की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश यानी कि सेशन कोर्ट कहा जाता, सेशन जज कहा जाता है, जिसके बारे में हम अभी पीछे चर्चा कर चुके हैं। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। जिस प्रकार से हाई कोर्ट को अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट पर होती है, उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या सेशन कोर्ट को कहाँ होती है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों में भी होती है, न्यायिक एवं प्रशासनिक। क्लियर दोस्तों। उसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति होती है। उसके फैसलों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड देने तक का अधिकार होता है। हालांकि उसके लिए दिए गए मृत्युदंड पर तभी अमल किया जाता है जब राज्य का उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन कर दे। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर हमने 2 चीज़ देखी। पहली क्या है कि फैसलों के विरुद्ध न्यायालय उच्च न्यायालय में क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है, यानी कि जो निर्णय आपके डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज ने दिया है उसके खिलाफ, निर्णय के खिलाफ आप कहाँ अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में, यानी कि उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज होता है उसको कैपिटल पनिशमेंट देने की पावर होती है, और लेकिन जब वो कैपिटल पनिशमेंट दे देता है तो उसको पहले किससे मंजूरी मिलनी चाहिए,
आपको हाई कोर्ट से प्राप्त करनी होती है उसकी पुष्टि। उसके बाद ही उसको कैपिटल, जो अपराधी है उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे दीवानी मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है तथा फौजदारी मामले के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, दीवानी याचिका यानी कि जो भी आपके सिविल केसेस के बारे में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। क्लियर है। और वहीं हमने इनके बारे में पढ़ ही लिया है कि जो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी है वो कितना पनिशमेंट दे सकता है। प्रथम श्रेणी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, प्रथम श्रेणी दे सकता है 3 साल की सजा और 10,000 तक का फाइन लगा सकता है। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें जो आपका मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी है वो फौजदारी मामले की सुनवाई करता है तथा 7 वर्ष के कारावास की सजा दे सकता है। इसके बारे में भी हम दोस्तों ये सारा के सारा मैंने आपको पहले समझा दिया था, अभी हम केवल नोट्स के रूप में उसको लिख रहे हैं। ठीक है। सबसे निचले स्तर पर दीवानी मामले के लिए मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है तथा फौजदारी मामले के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। क्लियर है। जैसे प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी तथा द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी होता है, मुंसिफ न्यायाधीश का कार्य सीमित होता है, वह छोटे छोटे दीवानी मामलों पर निर्णय लेता है। यानी कि जो सबसे नीचे मुंसिफ कोर्ट है वो छोटे छोटे मामलों पर, दीवानी मामलों पर क्या करता है, निर्णय लेता है। ठीक है। सत्र न्यायाधीश ऐसे फौजदारी मामले की सुनवाई करता है जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास हो, जिसके बारे में हमने चर्चा की प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ महानगर हैं जहाँ पर दीवानी मामले के लिए नगर सिविल न्यायालय की और फौजदारी मामले के लिए महानगरीय न्यायाधीश का न्यायालय भी होता है। ठीक है। तो दोस्तों कुछ महानगर में जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, केसेस भी ज़्यादा होते हैं और छोटे छोटे केसों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो महानगर है वहाँ पर नगर सिविल न्यायालय होता है जो सिविल मामले निपटाता है। यहाँ पर जो न्यायाधीश होता है उसको मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। और जबकि फौजदारी मामलों के लिए जो न्यायालय होता है वह महानगर न्यायाधीश का न्यायालय होता है। ठीक है। ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, महानगरों में बनाए जाते हैं जहाँ पर केसेस की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात की जाए कुछ राज्यों में पंचायती न्यायालय भी छोटे छोटे दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। दोस्तों 2008 में ग्राम पंचायत अधिनियम आया था। ठीक है। एक्चुअली ये लागू तो कब हुआ था, 2009 में लागू हुआ था 2 अक्टूबर को। तो दोस्तों ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा गांव में ग्राम स्तर पर यानी कि गांव के स्तर पर लोगों तक न्यायपालिका की पहुंच को सुलभ पहुंचाने के लिए, कराने के लिए गांव में क्या किए गए हैं, पंचायत न्यायालय बनाए गए हैं जो छोटे छोटे दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। ठीक है। ये जो पंचायत न्यायालय है इसको या ग्राम न्यायालय भी कहा जाता है या अदालती पंचायत भी कहा जाता है, ग्राम कचहरी भी कहा जाता है, पंचायत अदालत भी कहा जाता है। दोस्तों इसके पूरा टॉपिक के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय के नीचे आपको जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय के अलावा कुछ अन्य कोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका फैमिली कोर्ट्स यानी कि जो परिवार न्यायालय, या फिर रेवेन्यू कोर्ट्स की हम बात करें, राजस्व न्यायालय की बात करें। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम किसकी बात करते हैं, राजस्व न्यायालय यानी कि रेवेन्यू कोर्ट्स की बात करते हैं, इसलिए हमने अभी इसको इस वीडियो में चर्चा नहीं किया। इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम नॉलेज बूस्टर सीरीज में आपको अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। क्लियर है दोस्तों। यदि हम रेवेन्यू कोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे ऊपर जो रहता है उसके आपका कमिश्नर रहते हैं, कमिश्नर कोर्ट्स रहते हैं, उसके बाद डीएम, उसके बाद आपके एडीएम कोर्ट्स, उसके बाद एसडीएम, उसके बाद आपका असिस्टेंट डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोर्ट रहता है, और नीचे जो सबसे लास्ट में रहता है वो रहता है आपका तहसीलदार का कोर्ट। दोस्तों जो तहसीलदार होते हैं उनका जो कार्य रहता है वो सिर्फ रेवेन्यू को कलेक्ट करना रहता है। क्लियर है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।